हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा एक सही एज तक, सही समय तक सेटल्ड हो जाए, और सेटल्ड होने के लिए उनके पास सबसे अच्छा ऑप्शन होता है सरकारी जॉब। तो सरकारी जॉब पाने के लिए बच्चे का स्ट्रगल, उसकी मेहनत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा मेहनत तो करता है, पर उसके लिए अगर सही इंस्टीट्यूट नहीं है जो उसे सही डायरेक्शन दे सके, तो उसके लिए, बच्चे के लिए बहुत डिफ़िकल्टीज़ बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स के मन में यही सवाल उठता है कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट का चुनाव कैसे करें? बच्चे के लिए ऑनलाइन कोचिंग ज़्यादा अच्छी होती है या ऑफ़लाइन कोचिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी? ऐसे काफ़ी सारे सवाल रहते हैं जो हमारे पेरेंट्स के मन में रहते हैं। तो जब उनको अपने इन सवालों के जवाब नहीं मिल पाते हैं, तो पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट और पेरेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप भी आ जाता है। तो करियर पावर की एक छोटी सी पहल है संवाद, जिसके थ्रू पेरेंट्स के मन में उठने वाले कुछ ऐसे ही सवालों के जो जवाब हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि पेरेंट्स के मन में जो ये डाउट हैं वो किसी तरह क्लियर हो जाएं, पेरेंट्स को उनके सवालों के सारे जवाब मिल सकें। तो मैं दिशा आपके इन सारे सवालों को लेकर आई हूँ एजुकेशन सेक्टर के एक्सपर्ट्स के सामने, ताकि हमें उन सवालों के सही जवाब मिल सकें, आपके मन में जो भी डाउट्स आते हैं उन्हें हम क्लियर कर सकें। आज के इस सेशन में मैं आपको मिलवाना चाहूँगी करियर पावर झांसी के डायरेक्टर सौरभ सर से। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में, और मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे इस संवाद में इसका उद्देश्य क्या है संवाद का? देखिए, ऐसा है कि आजकल के ज़माने में पेरेंट्स बहुत बिज़ी हो गए हैं और सोशल मीडिया, इंटरनेट सबके पास है। अब समस्या ये है कि इतने सारे नॉइज़ में, इतने सारे शोर में सही बात पेरेंट्स तक कैसे पहुँचे। और जैसा कि आपने बताया कि 12वीं और ग्रेजुएशन 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं बच्चों के करियर में, क्योंकि ज़्यादातर जो जॉब्स की तैयारी जब होती है तो या तो 12वीं के बाद बच्चा करता है या ग्रेजुएशन के बाद करता है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि बच्चे को सही मेंटरिंग मिल जाए, सही इंस्टीट्यूट मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, और भी तमाम इश्यूज़ रहते हैं। जैसे कि फ़ीमेल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पेरेंट्स को और भी कंसर्न्स होते हैं बच्चों की सेफ्टी को लेके, बच्चों के गाइडेंस को लेके। साथ में कई बार पेरेंट्स को लगता है कि छोटे शहर में बच्चा तैयारी करेगा तो कहीं कुछ मिस आउट ना कर जाए। क्योंकि आप भी देखते हो कि आपके पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि क्या फ़र्क है मुखर्जी नगर में और झांसी में। बिल्कुल सर। साथ ही साथ फ़ीस को लेकर भी पेरेंट्स का डाउट रहता है कि ऑनलाइन और ऑफ़लाइन में फ़ीस का डिफ़रेंस क्यों है। प्लस पेरेंट्स को ये भी रहता है कि सक्सेस रेट या तैयारी कैसे होगी, या मेंटरिंग कितनी मिलेगी, या कितना डिसिप्लिन हम मेंटेन कर पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको या तो खुल के डिस्कस नहीं करा गया, या फिर पेरेंट्स को पता नहीं है कि इस बारे में भी उन्हें पता होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और एक पॉडकास्ट के ज़रिए 5 से 10 मिनट के वीडियोस रहेंगे, उसके ज़रिए हम कोशिश करेंगे एक एक करके पेरेंट्स के क्वेश्चंस को एड्रेस करने की, और यही हमारा प्रयास रहेगा। तो मैम, आज आप क्या क्वेश्चन लेके आई हैं, पहले तो ये बताएं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि बच्चे की प्रिपरेशन के लिए, एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए सही समय क्या है? क्या बच्चे को 12 के बाद प्रिपरेशन करनी चाहिए या बच्चे को ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन करनी चाहिए? ठीक है। तो पेरेंट्स देखो, इसमें 2 बातें हमको समझनी पड़ेंगी। पहले तो जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या स्टेट गवर्नमेंट के हों, या फिर पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ के अंदर कोई बच्चा एंट्री चाहता है। यहाँ पर मेरा मतलब है कि सरकारी बैंक हो गया या इंश्योरेंस कंपनी हो गई। तो जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, बेसिकली उनकी चयन प्रक्रिया में हम 2 स्टेजेस देखते हैं। पहला तो वो जॉब्स होती हैं जिसमें बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, बेसिक क्वालिफ़िकेशन जो है वो 12वीं पास माँगते हैं। ये ज़्यादातर क्लेरिकल लेवल जॉब होती हैं, मल्टीटास्किंग जॉब्स होती हैं, पियून या रनर का काम होता है, इस तरीके के जॉब्स होते हैं। तो रेलवेज़ के कुछ जॉब्स होते हैं जो 12वीं पास माँगते हैं। बैंकिंग के करीब-करीब सारे ही जॉब्स अब ग्रेजुएशन माँगते हैं। एसएससी में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, इनमें 12वीं पास माना जाता है। दूसरा, अगर हम ऑफिसर लेवल पे जाएँ या थोड़े सीनियर लेवल पे जाएँ, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट मांगी जाती है कि बच्चा एक ग्रेजुएट हो। अगर मैं बात करूँ एज के पर्सपेक्टिव से कि उम्र कितनी होनी चाहिए, तो किसी भी जॉब में कम से कम एज जो है 18 साल से शुरुआत होती है।
जैसे कि एमटीएस हो गया या आपका रेलवेज के जॉब्स हो गए, तो 18 साल से नीचे कोई भी जॉब का रिक्वायरमेंट नहीं होता, सबका रिक्वायरमेंट उसके ऊपर होता है। कुछ का 18 ईयर्स होता है, कुछ का 20 ईयर्स होता है, कुछ का 21 ईयर्स या उससे ज़्यादा होता है। तो एक बात तो तय है कि बच्चा आपका कम से कम 12वीं पास कर चुका हो और 18 साल का हो, तभी वो एलिजिबल होगा। दूसरी बात ये आती है कि जब आपका बच्चा 12वीं कर रहा होता है, तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है दिशा, कि वो 12वीं में भी अच्छा स्कोर करे, कि कुछ परीक्षाएं मांगती हैं कि 12वीं में आपका स्कोर अच्छा हो। और कई बार पेरेंट्स को लगता है कि 12वीं के साथ साथ लगे हाथ तो बच्चा ग्रेजुएशन भी कर ले और उसके बाद तैयारी करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमारी सलाह ये है कि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ज़रूरत नहीं है कि जॉब करनी ही करनी है तुरंत, तो आप ग्रेजुएशन बच्चे को करवाएं। और अगर घर में परिस्थिति ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है कि हमें एक जॉब की ज़रूरत बहुत ही अर्जेंट है, तो 12वीं के बाद भी तैयारी करी जा सकती है। दोनों ही सूरतों में पहला पड़ाव जो है बच्चे को अपना 12th अच्छे से करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चा अपनी तैयारी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की है उसकी तैयारी स्टार्ट कर सकता है। अगर उसने ये मन बनाया है कि मैं पहले ग्रेजुएशन कर लूँगा उसके बाद तैयारी शुरू करूँगा, तो जो सबसे सही वक्त है वो तब है जब बच्चा फर्स्ट ईयर कर चुका होता है, क्योंकि अपने कॉलेज में अपने कोर्स में वो सेटल हो चुका होता है। और जब वो सेकेंड ईयर में आए या जब वो थर्ड ईयर में आए ग्रेजुएशन का, तब वो अपनी तैयारी को साथ में रखे। तो अगर उसका कॉलेज चल रहा है तो कॉलेज के साथ साथ एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकता है, या जो भी तरीका वो फॉलो करना चाहते हैं तो वो करेगा। तो सही वक्त होगा 12th के बाद। अगर वो 12वीं जहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि 12th पास होना चाहिए, तो फिर 12th के बाद। और अगर वो ग्रेजुएशन के बाद एग्ज़ाम देना चाहता है या ग्रेजुएशन के साथ एग्ज़ाम देना चाहता है, तो सही वक्त होगा कि जब वो सेकेंड ईयर में हो ग्रेजुएशन के, तब जो भी एग्ज़ाम्स जिसमें 12th मिनिमम मांगा गया है और 18 ईयर्स, उनको तो अप्लाई कर ही सकता है। और अगर वो थोड़े और बेहतर एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर होना चाहते हैं, तो जब वो ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, तब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पेरेंट्स का ये भी पूछना होगा कि ग्रेजुएशन के बाद क्यों नहीं। बिल्कुल सर। मैम एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स थोड़ा सा मुश्किल भी हैं, क्योंकि आप जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है और चैलेंज कितना है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर मैं एक छोटी सी नौकरी की बात करूं, एसएससी सीजीएल की, या बैंक में किसी पीओ की बात करें, या रीजनल रूरल बैंक से जो आपके रीजनल बैंक्स होते हैं, आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, उनमें अगर मैं बात करूं, तो एक वैकेंसी के ऊपर अमूमन कम से कम 50 से 100 बच्चा फाइट करता है। तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा, ये मैंने कम बताया है आपको। अभी मैं आपको बताऊं, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए करीब 1.25 करोड़ बच्चों ने अप्लाई करा है सर, मैम। 1.25 करोड़? हाँ जी, 1.25 करोड़, और कुछ हज़ारों में ही नौकरियां निकली हैं। तो आप सोचिए कंपटीशन कितना होगा। लाख भी अगर मान ले तो भी 1 पर 100 तो है ही। तो क्योंकि नेचर ऑफ एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव है, बहुत सारे बच्चे कोशिश कर रहे हैं और कुछ बच्चे तो फुल टाइम इसी में लगे होते हैं, तो इसीलिए आपको कम से कम 1 से सवा साल का होराइज़न रख के चलना पड़ेगा, कम से कम। और अगर अच्छी जॉब के लिए फ़ाइट कर रहे हैं और अगर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, कई बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं, कई बच्चों का बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं होता, तो उनको 5 से 6 महीने और एक्स्ट्रा लगते हैं उस सब्जेक्ट पे पकड़ बनाने के लिए। तो ये मेरा मानना है कि आप जो हैं 18-19 साल की उम्र में जब आएँ, तो आप थोड़ा सीरियस हो जाएँ इसको लेकर और तैयारी आप शुरू कर दें। 1 से 2 साल का होराइज़न आप मिनिमम लेके चलें। तो क्या सर मैं ये मान सकती हूँ कि अगर कोई बच्चा अगर आर्ट साइड से है और वो अगर बैंक की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो आपने जो मुझे बताया है कि बच्चे की जो या तो बच्चे को 12 के बाद प्रिपरेशन के लिए सीरियस हो जाना चाहिए, तो हम क्या आर्ट साइड वाले बच्चों के लिए हम एक्स्ट्रा टाइम मानकर चलें? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि एक वो कैंडिडेट जिसने 10th के बाद 11th-12th में मैथ्स लिया, ज़ाहिर-सी बात है उसकी एनालिटिकल स्किल्स, उसकी क्वांटिटेटिव स्किल्स थोड़ी तो बेहतर होंगी। इस बच्चे ने 10th के बाद ह्यूमैनिटीज़ ले ली या सब्जेक्ट्स ले लिए कॉमर्स के या आर्ट्स के, 12th के बाद भी कई बच्चे जो हैं प्रेफर करते हैं हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इस तरीके के सब्जेक्ट्स, तो उनका कनेक्ट जो है वो नहीं रहता। और अब समस्या ये है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो रेलवेज़ के हों, चाहे वो एसएससी के हों, चाहे वो बैंकिंग के, इंश्योरेंस के हों, सब में मैथ्स तो आता ही आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता ही आता है। तो उसके स्किल को पकड़ने में, उसके कंसेप्ट को पकड़ने में, उसके बाद प्रैक्टिस को करने में उनको पर्याप्त समय चाहिए। तो जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बेहतर है। और अगर शुरू कर दिया है तो थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा।
4-6 महीने एक्स्ट्रा लेके चलने पड़ेंगे ताकि उस सब्जेक्ट में वो थोड़े से पकड़ पा जाए, मतलब थोड़ा इम्प्रूव कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर मेरा सवाल ये भी था कि कुछ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे को पहले रेगुलरली ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद फिर प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा बच्चे के फ्यूचर में। तो क्या सर ये सही है कि बच्चे पहले एक फोकस कर लें अपनी ग्रेजुएशन पर अच्छी तरीके से, फिर प्रिपरेशन करें? देखिए दिशा, मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बताई कि अगर एक अच्छे एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपको 1.5 से 2 साल का होराइज़न रखना पड़ेगा। अब अगर आप ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद शुरू करेंगे तो वहाँ से आप 2 साल और लगा लीजिए। वहाँ पे क्या होता है कि बच्चा कई बार डिसहार्टेंड हो जाता है, कई बार वो फोकस लूज़ कर देता है, कई बार डीमोटिवेटेड भी हो जाता है, क्योंकि वो जो गैप है ना, एक तरीके से तपस्या के बराबर है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सेकेंड ईयर में, और देखिए अगर आप झांसी जैसे शहर से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके पास एक तो ट्रैवल का चैलेंज नहीं है। ज़्यादातर बच्चे अपने घर से कॉलेज जाते भी होंगे, स्कूटी से, बाइक से पहुंच जाते होंगे, आने जाने में 15-20 मिनट एक तरफ लगता है। बड़े शहरों में ऐसा होता है क्योंकि बच्चा मेट्रो ले रहा है, बहुत सारा सफ़र कर रहा है, आने जाने में रोज़ उसके 2 घंटे लग रहे हैं, और बड़े शहरों में अटेंडेंस को लेकर और रोज़ कॉलेज में जाने का भी चैलेंज होता है। अगर आप झांसी में रेगुलर कॉलेज भी जा रहे हैं, रोज़ भी आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज जा रहे हैं, तो भी आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई में इतना बर्डन नहीं है कि कॉलेज के बाद भी आपको 4 से 5 घंटे देने हैं। कॉलेज के बाद अगर आप 1 या 2 घंटे अपने कॉलेज की, अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई को दे देंगे तो वो मोर देन सफिशिएंट है। बाकी का दिन आपके पास पूरा तब भी बचता है। और इसीलिए अगर आप इंस्टीट्यूट आ रहे हैं हमारे, या कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपने हफ्ते में 10 या 12 घंटे के क्लासेस ले लिए, पूरे हफ्ते की बात कर रहा हूँ, और इतना ही अगर आप सेल्फ स्टडी कर लिए, तो आपका काम धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि शुरुआत में जब आप ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में होंगे या फाइनल ईयर में होंगे, जब आप तैयारी कर रहे होंगे, तो आप शुरू के कुछ महीने में तो अपने कंसेप्ट क्लियर कर रहे होगे, आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे होगे, आप अपना सिलेबस पूरा कर रहे होगे, आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे होगे। तो तब ये काम आप ग्रेजुएशन के साथ बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कोई टाइम मैनेजमेंट का चैलेंज नहीं आता है। तो बेहतर होगा साथ में करें। और सर इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, जैसे मान लीजिए बच्चा 17 या 18 वर्ष की उम्र में आते-आते ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर करेगा, और जब तक वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा 20, 21 या 22 साल के होंगे, और अगर 23 या 24 साल में उसका जॉब लग जाता है तो एक बहुत ही अच्छा ये टाइम माना जाता है। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि 23, 24, लेटेस्ट बाय 25 ईयर्स यू शुड गेट अ गवर्नमेंट जॉब। जितना जल्दी जॉब जॉब शुरू करेंगे उतना ज़्यादा हम आगे बढ़ पाएंगे, तो ये थॉट प्रोसेस। ठीक है सर। तो सारी बातों का निचोड़ ये निकल के आता है कि अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं, तो दो ही स्टेजेस होते हैं, या तो आप 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद उस एग्ज़ाम को लिखें। उसके लिए आपकी तैयारी या तो 12वीं के तुरंत बाद शुरू हो जाए, या ग्रेजुएशन के सेकेंड या थर्ड ईयर में शुरुआत करना बहुत ही अप्रोप्रिएट होगा। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे फर्स्ट एपिसोड में पेरेंट्स के एक डाउट्स को क्लियर किया हुआ है, उस पर डिस्कस किया हुआ है। साथ ही साथ हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में भी अपने जितने भी सवाल रहेंगे एक एक कर कर उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो